जय भारत बच्चा लोग। तो अभी तक हमने वेक्टर्स में क्या क्या कर लिया। हमने वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला देखा है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ ए बी और थीटा का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर फॉर्मूले के बाजू में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मीनिंग लिखना है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स के उसमें से एक न्यूमेरिकल है भी बोर्ड पे, अभी वो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसे करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, है ना। कभी भी न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना बोर्ड पे, तो तुम ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, एक एक चीज़, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान से देखना और फॉलो करना कि जब सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनका क्या अप्रोच रहता है क्वेश्चन करते वक्त, है ना। फिर जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँगा तो तुम ध्यान दोगे किन बातों में। तुम देखना है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं ना एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, है ना। जो पहली लाइन से मुझे समझना है वो मैं पहले समझ लेता हूँ। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही पूरी तो फिर अगली लाइन को पढ़ेंगे ना, कि शायद दोनों लाइन मिला के कुछ मीनिंग बन रहा हो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद 9th-10th में सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए होंगे, है ना। 9th-10th में भी तुम्हें न्यूमेरिकल होते हैं, बट हो सकता है कि तुम प्रैक्टिस में नहीं हो गए ना बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। बट कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया होता है कि हाँ कोई न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाता है, या इसके पहले भी तुम्हारे किसी टीचर ने ये चीज़ बताई होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत टफ या बहुत ईजी नहीं होता ना। क्या चीज़ करेक्ट है कि किसी भी चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीक़ों को तुम्हें सीख लेना है तो वो चीज़ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आओ देखते हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन के ना, वेक्टर एडिशन के हम क्वेश्चंस करेंगे। वो क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। ये ए जो लिखा है इसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब वेक्टर ए है, और दूसरा भी क्या है, वेक्टर बी। वैसे भी आगे इसने यहाँ पे वेक्टर्स लिख दिया, इसका मतलब वेक्टर की बात कर रहा है ना। अब हमें इस बात का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि वो सिर्फ वेक्टर की बात हो रही है, सॉरी, कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है ना। इसीलिए मैं वो उस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ए के ऊपर भी एरो लगा है और बी के ऊपर भी एरो लगा है ना। 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब ना, ये WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तुम किसी भी साइड से मेजर करो, हमेशा 2 लाइन के बीच का एंगल सेम ही रहता है, तुम कहीं से मेजर करो। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो तुम अगर ये एंगल थीटा है तो ए से बी की तरफ जाओगे तो भी थीटा घूमना पड़ेगा, बी से ए की तरफ आओगे तो भी थीटा ही घूमना पड़ेगा। वो बात है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर का, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पे, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रिजल्टेंट है सी विच मेक्स एन एंगल बीटा विथ ए। देखो कितनी सारी चीज इसने बोल दी ना। अगर तुम्हें बात पकड़ में नहीं आ रही पूरे एक सेंटेंस तो तुम वापस से पीछे करो। इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो क्या बोल रहा है वो, 2 वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो पहले उतना ही कर लेते हैं, है ना, फिर आगे देखेंगे। उतना तो बना सकते हैं ना हम, नहीं बना सकते तो आगे देखते हैं। वो क्या कह रहा है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा, है ना, दिस एंगल इज थीटा। अब वो क्या कह रहा है, इफ द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड, ए और बी का डायरेक्शन अगर तुम इंटरचेंज कर देते हो, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ना, ए एंड बी नहीं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंटरचेंज्ड, मतलब जिस दिशा में वेक्टर बी है उस दिशा में तुम वेक्टर ए रख देते हो, और जिस दिशा में वेक्टर ए है उस दिशा में तुम वेक्टर बी रख देते हो। इसका मतलब क्या कि तुमने जो नया डायग्राम बनाया वो तुमने ऐसा बनाया, जिस दिशा में वेक्टर ए है उस दिशा में तुमने क्या रख दिया, वेक्टर बी, और जिस दिशा में वेक्टर बी था उस दिशा में तुमने क्या रख दिया, वेक्टर ए। अब वो क्या पूछ रहा है तुमसे, ऐसा करने से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज होगी। देन, है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम। अब इस स्टेटमेंट को अपने को कंप्लीट करना, विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या, अब सिर्फ पहले ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, द रिजल्टेंट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या पहला ऑप्शन सही है, बताओ। इसका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, ऊपर वाले का जो रिजल्टेंट होगा,
ऐसे रिजल्टेंट चलो बना लेते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से। ये होगा ना रिजल्टेंट, ठीक है। और नीचे वाले का जो रिजल्टेंट होगा उसको भी बना लेते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और ये रिजल्टेंट बना लेते हैं, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है, क्या ये रिजल्टेंट सेम होगा? अगर होगा इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। अगर होगा तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं ना क्या रिजल्टेंट सेम होगा। तो इसके लिए तुम्हें अपने आप से सिंपल एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूले से, है ना। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही है ना। मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, का अंडर रूट। अब क्या ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर इनमें से कोई चीज़ चेंज करेगी तभी रिजल्टेंट चेंज करेगा। अगर ये सब सेम रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट चेंज नहीं करेगा। तो क्या ए और बी की जगह को इंटरचेंज करने से ना, अब अगर मैं बी इधर बना दिया और ए इधर बना दिया तो इनमें से कुछ भी चेंज किया क्या? ध्यान से देखो, ए भले चला तो यहाँ गया, मान लो इसका ए का मैग्नीट्यूड कुछ मान लेते हैं ना, लेट अस से ये 5 है और ये 3 है। अब क्या हो गया होगा, इधर बी आ गया तो ये 3 हो गया होगा और ये 5 हो गया होगा। क्या ये एंगल इन दोनों के बीच में अभी भी थीटा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जिधर ए था उधर ही बी रखा और जिधर बी था उधर ही ए रखा, तो ये जो बीच का एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? थीटा। तो तुम देखो इस डायग्राम में अगर तुम वैल्यूज डालते तो ए स्क्वायर क्या लिखते हैं यहाँ पे 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। वही रिजल्टेंट अगर तुम इस डायग्राम से बनाते तो क्या लिखते, ए स्क्वायर का जगह 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू सेम रही, थीटा की वैल्यू भी सेम रही, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तीन ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। किसका फॉर्मूला? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। कौन से तीन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ए पे, बी पे और थीटा पे। तो जो दोनों की जगह इंटरचेंज करने से ना ए का मैग्नीट्यूड बदला, ना बी का मैग्नीट्यूड बदला और ना थीटा बदला, तो अभी भी मैग्नीट्यूड वही आएगा ना। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर सभी को? अच्छा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। मान लो एक ही करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन था, लेकिन बाकी को भी चेक करते हैं ना वो रॉन्ग क्यों है। वो क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट विल हैव द सेम डायरेक्शन। अब ऑप्शन बी देखते हैं, क्या रिजल्टेंट का डायरेक्शन अब भी सेम होगा? तो मुझे बताओ जो डायरेक्शन डिफाइन होता है ना, वो हम क्या बोलते हैं? उसने एक डेटा और दे रखा ना, सी विच रिजल्टेंट की वैल्यू उसने सी बताई है ना। जो रिजल्टेंट है वो क्या है? ये वेक्टर सी है शुरू में, और वो यहाँ कितना एंगल पे इंक्लाइंड है? बीटा पे। अब वो पूछ रहा है कि अब जो रिजल्टेंट बनेगा, अपने को तो पता चल गया कि यहाँ उसका मैग्नीट्यूड सी होगा, बट क्या ये एंगल अभी भी सेम होगा? ठीक है, विल हैव द सेम डायरेक्शन। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर सेम रहा तभी तो दिशा सेम रहेगी ना, है ना। वो वाला एंगल अगर सेम रहा तभी तो दिशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तुम इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। मैं तुमको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। क्या हमने सीखा था कि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ होता है? क्या सीखा था हमने ये? मुझे बताओ यहाँ पे जब रिजल्टेंट बनेगा तो वो ज़्यादा किसकी तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला वेक्टर नीचे है। जब तुम बड़े वाले वेक्टर को ऊपर ले गए, जब ए को तुम यहाँ ले गए, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बड़ा लिया ना मैंने, 5 लिया है ना। बड़ा छोटा मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड 5 है जो बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। जब मैं 5 को इधर ले गया, इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट 5 की तरफ ज़्यादा झुक गया होगा ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी वो 5 की तरफ ही झुका हुआ है, क्योंकि इस वक्त 5 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ भी वो 5 की तरफ ज़्यादा झुका हुआ, क्यों? क्योंकि 5 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल में जो ये रिजल्टेंट है उसने अपनी दिशा बदल ली होगी ना, क्योंकि वो जो 5 है वो पहले यहाँ था, अब वो 5 यहाँ पहुँच गया इस जगह पे। समझ आई बात? क्योंकि वेक्टर हमेशा, रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले की तरफ रहता है, तो शुरू में ये ज़्यादा नीचे झुका हुआ होगा, बाद में जो है ये ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया होगा। क्लियर? इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? वो सेम नहीं रहा। समझ आई बात? अब पहले दोनों ऑप्शन से तुम्हें बात पता चल गई होगी कि तीसरा चौथा रॉन्ग है। तीसरा क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा ना। विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट डायरेक्शन कहाँ सेम है? हमने तो देख लिया।
नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, मतलब ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ए बी और थीटा कहाँ बदल रहे हैं, इसका मतलब डी भी रॉन्ग है। इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ए। तुम देखो कहाँ से कौन सा छोटा सा पॉइंट यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता था। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है इसको हमने ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद करो फॉर्मूला P sin थीटा बाई P प्लस क्यू कॉस थीटा। तुम इससे भी ये चीज़ निकाल सकते थे, इस फॉर्मूले से भी आंसर आता, ठीक है। तुम सोच करके देखना इस फॉर्मूले से आंसर कैसे आता, तुम ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पहचानना P और Q कौन है, ठीक है, और वैल्यू डालना। तुम देखना इसका जो आंसर आता था ये tan बीटा, यहाँ पे वही बीटा लिखा है जिसको हम अल्फा कहते थे। तो ये जो चीज़ हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा था, tan अल्फा, यहाँ पे वही चीज़ बीटा है। तो तुम ये जो बीटा है उसकी वैल्यू फर्स्ट वाले डायग्राम में निकालना और वही बीटा यहाँ वाली वैल्यू सेकंड वाले में निकालना, ठीक है। तो तुम देखना ये जो रेशियो आएगा ना tan अल्फा, ये दोनों केस में अलग अलग आएगा। मतलब जो ये एंगल है तुम्हारा है ना, उसको अल्फा न लिख के मैं बीटा ही लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, tan बीटा, तुम tan बीटा इस डायग्राम में निकालना और tan बीटा इस डायग्राम में निकालना, ठीक है। ध्यान से फॉर्मूला यूज़ करना। P किसको लेते हैं हम, जिससे एंगल निकाला जा रहा है ना, याद वो पहला डायग्राम देखना P किसको लिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में P की वैल्यू 5 होगी, सेकेंड डायग्राम में P की वैल्यू 3 होगी, क्लियर। तो वैल्यू डालना, तुम्हें देखना दोनों केस में डायरेक्शन अलग अलग मिल जाएगा। बट क्योंकि मेरे पास एक ज़्यादा अच्छा छोटा कॉन्सेप्ट था तो मैंने उस छोटे कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल लिया, मैंने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। समझ आया। तो तुम्हें जो भी पहले तुमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, रटना नहीं है कुछ, लेकिन माइंड में कैसे रहेगी क्वेश्चन। अभी तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, अब तुम्हें ये बात हमेशा याद रहेगी, है ना। ये चीज़ क्वेश्चन करने से ही आता है कि हाँ हमने जो पीछे पढ़ा है वो सब काम में आ रहा है ना। जो सर पढ़ा रहे हैं उससे एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा तो नहीं कि सर कुछ भी पढ़ा के चल जा रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। नंबर 1 ये फ़ायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 ये होगा कि तुम्हें पीछे वाली चीज़ें साथ साथ रिवाइज होती जाएंगी, क्योंकि पीछे जो तुमने थ्योरी में पढ़ा वही तो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा ना, और कुछ थोड़ी यूज़ होगा। क्लियर ये सभी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड्स। एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड 30 है, उसका डायरेक्शन किधर, ईस्ट की तरफ, इज एडेड विद अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। ये दो वेक्टर की बात कर रहा है। एक वेक्टर है जो ईस्ट की तरफ है, कितना मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं इसका, 30। मान लो मैं इस पहले वाले वेक्टर को बोल देता हूँ वेक्टर ए। फिर ये बोल रहा है एक वेक्टर और है जिसका मैग्नीट्यूड 40 है और इसकी दिशा नॉर्थ की तरफ है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 40 और ये मैंने किधर ले लिया, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड, तुम देख रहे हो मैं हमेशा क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ रहा हूँ, उससे समझ रहा हूँ पहले, तब मैं आगे वाली लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले वाली बात नहीं समझूंगा तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की जो सारी कहानी है वो तो उसके पहले वाले लाइन्स में ही होती है ना, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। इसका जो भी रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट भी बनाते हैं, ये तो मस्त रेक्टेंगल सा बन जाएगा ना, ये मेरा रिजल्टेंट होगा। वो इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन विद द ईस्ट, इसका मतलब वो ये भी पूछ रहा है। क्लियर सभी को। अब तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर एक से ज़्यादा तरीके हैं। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे ना, वो बार बार अपने को करने की जरूरत नहीं है। ये 30 है, ये 40 है, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 है ना। क्योंकि ये दो लेंथ तो तुम्हारा 90 डिग्री पे है, तो याद करो ये वाला लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो यहाँ पे भी लेंथ कितना आ जाएगा, 40। और ये हाइपोटेन्यूज तुम निकालोगे 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 50, ठीक है। बट डायरेक्शन अब जो निकालना है वो फिर तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम हर बार डायरेक्शन में तुम्हारा माइंड क्या चाहेगा ना, तुम बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। चलो ये देख, तुम चाहोगे ये फॉर्मूला यूज़ करें, बट इस फॉर्मूले की जरूरत यहाँ भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या मुझे ये मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो मैं सीधा tan अल्फा
इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कर सकता हूँ ना, 40/30 मतलब कितना 4/3। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। क्लियर। अब क्या करना है नेक्स्ट इसमें अपने को, अब नेक्स्ट हमें इसमें ये करना है कि मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, डायरेक्शन में निकाल लिया, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। बट फिर भी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम यही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो ना। एक काम करते हैं, ये यूज करके देखते हैं सेम आंसर आता है क्या, करके देखते हैं। ब्रो tan अल्फा का क्या फॉर्मूला है, p sin थीटा। ठीक है, p sin थीटा फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला q sin थीटा होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये फॉर्मूला हमारा q sin थीटा होता है, दिस इज q है ना, फॉर्मूले में दिस थिंग इज q, तो ये q sin थीटा में आते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला लिखते हैं, चलो फिर से इसे इरेज किया जाए, q sin थीटा ना, दिस इज q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ p q क्या है, जिससे एंगल निकाला जा रहा है वो p था, इसका मतलब q जो है वो 40 है, दिस इज q एंड दिस इज p। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, q की वैल्यू हो गई 40। साइन थीटा, थीटा क्या, एंगल बिटवीन a एंड b, याद रखना यहाँ पे ये थीटा है, गलती से अल्फा को थीटा, थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यही सिली मिस्टेक होता है एग्जाम में ना, इसलिए इसको बहुत हर टर्म का मीनिंग हर फॉर्मूले में तुम्हें याद रखना ही रखना है। इसलिए बोलता हूँ हमेशा ब्रैकेट में जहाँ पर भी तुम पहली बार फॉर्मूला पढ़ो, ब्रैकेट में उन मीनिंग को देखो और अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं साइन थीटा, बोलो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी ना, तो मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ बाई पी, पी कितना है 30 प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू कितना है 40। अब बोलो कॉस 90 कितना होगा 0, तो ये 40/30 आ गया ना, देखो सेम आंसर आ गया। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो तुम्हें ये फॉर्मूले में आने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। अब ये जो 4/3 वैल्यू है ना, इसके बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ, चलो आ जाओ। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आगे चल के अपने को फिजिक्स में बहुत यूज़ करना है, बट मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास ना एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट अस से ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा ना, एंड दिस एंगल इज थीटा। समझ आया सभी को, ये 3 ये 4 और वो 5, तो तुम क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिखोगे, और tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखोगे। तो ये सब जो तुम्हारे थीटा है ना, मैंने तुम्हें इसको क्या करने बोला, मैंने तुम्हें बोला ऐसे लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको क्या लिखोगे तुम, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, और इसको क्या लिखोगे तुम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। लेकिन ये जो 3/5 4/5 ये सब साइन कॉस के वैल्यू है ना, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। मतलब तुमने अब तक किसकी वैल्यू रट के रखी थी, 0 डिग्री 30 डिग्री, है ना, और किसकी 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, बट इनकी वैल्यू भी तुम माइंड में रख सकते हो ना। 3 जब भी ऐसा ट्राइंगल है ना, ये 3 4 5, तो साइन 3/5, साइन ये जो एंगल है ना, ये 37 डिग्री होता है, इसका मतलब साइन 37 3/5 होगा। क्लियर, साइन 37 3/5 होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स 4/5 भी 37 है, क्योंकि थीटा थोड़ी बदल जाएगा। समझ आया तुम्हें, थीटा तो वही है ना, ये चाहे तुम साइन थीटा निकालो या कॉस थीटा निकालो, थीटा तो वही है, तो भी 37 डिग्री होगा। सिमिलरली tan इनवर्स 3/4 भी 37 डिग्री ही होगा, क्योंकि थीटा तो अभी भी वही है, ट्राइंगल तो अभी भी वही ना, बस हम तो साइन tan कॉस का नाम बदल रहे हैं। क्लियर, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बदल रहा है, कभी साइन कभी कॉस कभी tan, बट एंगल तो वही है ना। इसका मतलब यहाँ से तुम्हें समरी अपने माइंड में क्या लेके जानी है, तुम्हें अपने माइंड में समरी क्या लेके जाना है कि साइन 37 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 37 इज इक्वल टू होगा 3/5। क्लियर, साइन 37 की वैल्यू क्या होगी 3/5। सिमिलरली
cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5 और tan 37 की वैल्यू क्या होगी 3/4। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये तुम्हारे कुछ वैल्यूज़ हो गए। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल 37 डिग्रीज है, अगर ये एंगल 37 डिग्रीज है तो क्या ये एंगल 53 डिग्री होगा, है ना? ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। अब मैं अगर यही वैल्यूज 53 के लिए लिखूं, ध्यान से देखो क्या होगा। अगर मैं साइन 53 की वैल्यू लिखूं, बोलो अब ये परपेंडिकुलर हो गया ना 53 के लिए और ये बेस हो गया, तो बताओ साइन 53 कितना हो जाएगा? साइन 53 हो जाएगा 4/5, तो परपेंडिकुलर हो गया 4/5। सिमिलरली cos 53 कितना हो जाएगा? बेस 3 और ये 5, 3/5। सिमिलरली tan 53 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो tan 53 की वैल्यू हो गई 4/3। अब तुम ध्यान से देखो ना, इनमें साइन tan की तो अपने को जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, अभी वाले न्यूमेरिकल में पड़ी थी वैसे, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं तुम्हारे, अब ये जो ऊपर मैंने जो कुछ भी किया उसमें से उसकी समरी ये है इतना, ठीक है? ये वैल्यूज में कुछ एक क्या बोलूँ मैं उसे, कुछ एक तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 क्या होता है 1। मतलब जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जाता हूँ 0 से 90 की तरफ, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन कॉस थीटा के साथ क्या होता है, जैसे जैसे मैं 0 से 1 की तरफ जाता हूँ, सॉरी 0 से 90 की तरफ जाता हूँ थीटा में, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बट कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है ना। मतलब कॉस की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तुम देखो, जब तुम एक छोटे एंगल का साइन निकाल रहे हो तो देखो वैल्यू छोटी आ रही है। जब साइन में तुम 53 में चले गए, देखो वैल्यू बड़ी हो गई ना, 3/5 से कहाँ पहुँच गए 4/5। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे मैं थीटा को 0 से 90 की तरफ लेके जाता हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो इसलिए साइन 37 से ज़्यादा है साइन 53 की वैल्यू। देखो कॉस में उल्टा हो रहा है, कॉस 37 ज़्यादा है और कॉस 53 कम है ना? तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही कॉस 53 की होगी, और जो कॉस 37 की होगी वही साइन 53 की होगी। क्लियर? अगर तुम्हें साइन कॉस याद है तो टैन अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करो, टैन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करो, टैन थीटा मिल जाएगा। समझ आई बात? तो ये छोटा सा कुछ एंगल्स है जो तुम्हें याद रखना है। इससे हमारे आंसर पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, है ना? या तो मैं इस आंसर को ऐसे लिखता, क्या है ना, इधर नहीं लिखते तो इधर लिखते हैं। यहाँ क्या लिखता मैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। बट अब मुझे पता है tan इनवर्स 4/3, बताओ 4/3 tan थीटा किस पे था, 53 डिग्री पे, है ना, 53 डिग्री पे। क्लियर? तुम tan में भी ये पैटर्न देख सकते हो। मुझे बताओ tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और tan 45 की 1 होती है। मतलब जब तुम 45 से बड़े एंगल पे चले जाओगे तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि tan 0 0 था, tan 45 1 था, तो अब मैं 45 से ऊपर जाऊंगा तो 1 से और ऊपर जाऊंगा ना, बढ़ गया। साइन थीटा कॉस थीटा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, इसलिए देखो उनकी वैल्यू 3/5 4/5 सब 1 से छोटा है। बट tan थीटा 53 देखो 4/3 हो गया। अब 0 tan 0 0 था, tan 45 1 हुआ, इसका मतलब 45 से पहले 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। देखो मिली है 1 से छोटी वैल्यू। tan 37 की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। समझ आया तुम्हें? तो ये तुम्हारी कुछ चीज़ें हैं, मैथमेटिकल है ना, जो तुम्हारे माइंड में रहने से क्या होगा, तुम्हें फॉर्मूला रटने नहीं पड़ेगा। तुम अगर भूल जाओ कि साइन 37 3/5 था कि 4/5 था, अगर तुम वो चीज़ भूल जाओ, ये डायग्राम भी रटने की जरूरत, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि साइन में एंगल जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा, है ना। कॉस में एंगल जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा। देखो दिख रहा है ना, एंगल छोटा तो वैल्यू छोटा 3/5, एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ा 4/5। कॉस में एंगल छोटा तो वैल्यू बड़ा 4/5, एंगल बड़ा हुआ तो वैल्यू छोटा हो गया। बस क्लियर सभी को ये? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 53 डिग्री होगा ना, दिस विल बी 53 डिग्री। क्लियर? वही तुमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ईस्ट। तो ये ईस्ट से
कितना एंगल बोलोगे तुम बोलोगे कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का 50 है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ ईस्ट। क्लियर सभी को? अगर वो नॉर्थ से पूछता तुमसे तो तुम्हें ये एंगल निकालना पड़ता। अच्छा, ये एंगल निकालना उतना मुश्किल होता क्या? तुम्हारे पास फिर दो रास्ते हैं। तुमने ईस्ट वाला निकाल लिया, अगर ये 53 है तो जरूर 37 होगा, है ना, क्योंकि क्या कैसे एंगल टोटल सम 90 डिग्री है ना। बट तुम चाहते हो तुम ये ना निकालो, तो तुम देखो तो तुम ना ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है तुम इससे भी देखो लो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, यहाँ 90 डिग्री तो है। ये लेंथ अगर 30 है तो ये लेंथ भी 30 होगा। अब इस एंगल को मान लो मैं कोई सा भी एंगल कह रहा हूँ बीटा। अब मुझे बताओ अगर मैं tan बीटा करूँगा तो मुझे 30/40 मिलेगा ना, क्योंकि tan बीटा के लिए ये अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा ना, तो tan 30 = 30/40, सॉरी tan बीटा = 30/40 हो जाता है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जस्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अभी उसने मुझसे डायरेक्शन ईस्ट से पूछा, अगर वो मुझसे नॉर्थ से पूछता तो मैं क्या करता ना, क्योंकि नॉर्थ का डायरेक्शन ऊपर है, तो tan बीटा = मैं क्या लिखता, बीटा के लिए परपेंडिकुलर है 30, बेस है 40, तो ये कितना आता 3/4। तो देखो ये एंगल मिल रहा है ना 37 डिग्री, और अभी भी वो एंगल ये 53 है तो ये 37 होना ही था। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये छोटा छोटा मैथमेटिकल चीज़ है, ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ऐसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, क्योंकि तुम्हें ये सब 10th में ही आना चाहिए। बट बाई चांस अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो बोलो सर बाई चांस क्या, मैं तो याद है सही में नहीं है, तो यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आगे हम इसे बहुत यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स टेकन इन अ गिवन ऑर्डर गिव्स अ क्लोज्ड पॉलीगन। सारे वेक्टर ऑर्डर में हैं और वे क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। सारे वेक्टर ऑर्डर में हैं और वो क्या बना रहे हैं, क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। पॉलीगन कैसा बन रहा है, ऐसा पॉलीगन बना दिया मैंने, चलो 1 2 3 4 5 साइड, बट सब के सब कैसे, ऑर्डर। ऑर्डर में होना मतलब सारे वेक्टर को कैसा रखना, हेड टू टेल रखना, है ना। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, अगर मैं इन सारों को ऐड कर दूं, मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, D है और E है, मैं पांचों को अगर ऐड करूं, बोलो मैं यहाँ से चला और घूम के यहीं पहुंच गया, तो पांचों का एडिशन क्या होगा, 0। वैसे को क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। समझ आया? जहाँ से चले घूम के वहीं पहुंच गए, तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर का एडिशन क्या होगा, सबका 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा, वेक्टर C = वेक्टर A + B। एक वेक्टर C है, मतलब वेक्टर C क्या है, वो A और B का रिजल्टेंट वाला वेक्टर है। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ A, B एंड C आर 12, 5 एंड 13। अच्छा, उसने A का मैग्नीट्यूड बता दिया, B का भी बता दिया और C का ही बता दिया, ओके, बट थीटा की बात नहीं की उसने, ना। द एंगल बिटवीन A एंड B इज, हाँ वो तुमसे एंगल ही पूछ रहा है, क्लियर, कि A और B के बीच का एंगल कितना होगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमें पता है क्या, जो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल को रिलेट करता हो? कोई ऐसा फॉर्मूला अपने को मालूम है? हाँ मालूम है। क्या C का जो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, क्या वो A² + B² + 2AB cos थीटा का अंडर रूट होगा? बिल्कुल होगा। वैल्यू डाल लेते हैं, बोलो A, B एंड C। C का मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है, 13 कह रहा है। A का मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है, A का मैग्नीट्यूड कह रहा है वो 12, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। B 5 का स्क्वायर कितना, 25 + 2 × 12 × 5 × cos थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन में कितने अननोन है, सिर्फ एक ही अननोन है ना, थीटा। तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं थीटा की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक ही, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ कितने अननोन है, क्योंकि तुम्हें पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो तुमने 10th में पढ़ा है कि जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए। अगर दो वैल्यू नहीं पता, अगर इक्वेशन सिर्फ x में है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, बट इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं, दो चीज़ें नहीं पता है, तो दो इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, बट इस इक्वेशन में कितने, बस एक थीटा ही नहीं पता ना, तो वो निकाल लेंगे। देखो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 169 हो गया, इक्वल टू, है ना, 144
प्लस 25 प्लस 24 इंटू 5 कितना 120 कॉस थीटा। तो तुम ध्यान से देखो ये 169 इधर आके 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 120 कॉस थीटा। तो 120 तो 0 नहीं है, क्योंकि 120 तो 120 है ना, तो ज़रूर क्या 0 होगा, ज़रूर कॉस थीटा 0 होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। दैट मीन्स ज़रूर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ज़रूर ऐसा ही होगा, है ना, तभी हो सकता है। और वेक्टर सी कहाँ बना होगा, वेक्टर सी ऐसा बना होगा, ठीक है, दिस इज वेक्टर सी। ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए का मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन में 12, ये 5 और ये 13। ये आंसर 90 डिग्री तुम डायरेक्टली भी बता सकते थे यदि तुम्हें ये बात याद होती कि ये तीनों पाइथागोरियल ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियल ट्रिपलेट मतलब क्या, क्या 3, 4 और 5 पाइथागोरियल ट्रिपलेट हैं? हाँ, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है ना। उसी तरह 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करो 13 स्क्वायर मिलेगा तुम्हें, है ना। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करो, ये 13 स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसा पाइथागोरल ट्रिपलेट मतलब एंगल कितना 90 डिग्री है ना। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्लियर। बट अगर वो बात तुम्हें नहीं भी याद है तो अपने इस फॉर्मूले से हमने आंसर ले आया, ठीक है। आगे अ वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 डिग्रीज अबव एक्स एक्सिस। एक वेक्टर है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है और कितना ऊपर है वो 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो वाई भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस, 2 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और 60 डिग्री ऊपर है वो एक्स एक्सिस, है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस। एंड अनदर वेक्टर बी, है ना, दोनों वेक्टर हैं, तो ये भी वेक्टर ए। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ वेक्टर ए लिखा, तो अब मुझे यहाँ ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो एरो में ना भी लगाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि उसके आगे मैंने वेक्टर लिख दिया। बट अगर मैं वेक्टर ए लिखना चाहता हूँ और मैंने गलती से सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम्हें ऊपर एरो लगाना जरूरी होगा, क्लियर। हाँ, तो ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 2 60 डिग्री अबव और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 2 60 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस। वेक्टर बी जो है वो इसके नीचे है मैग्नीट्यूड 2 60 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस। तो क्या पूछ रहा है, द वेक्टर सम मतलब रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और उसने ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सर चारों में सेम दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मैग्नीट्यूड से तो सॉल्व नहीं होगा, हमें डायरेक्शन पता करना होगा, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 2 ही आने वाला है क्या, ये भी एक बात है देखने वाली। अगर चारों ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, और जो आना भी है कैसे, मुझे बताओ। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है? हाँ, तो यदि 120 डिग्री का एंगल है और ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो सी का मैग्नीट्यूड भी सेम होता था ना। या फिर हमने इसको उल्टा तरीके से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जहाँ पे, है ना, इफ दिस इज द कंडीशन, अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी है और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, मैग्नीट्यूड्स में अगर ये तीनों सेम है तो ज़रूर दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ए और बी के, ज़रूर 120 डिग्री होगा। समझ आई बात। तो खैर वो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बट मैं जस्ट पीछे वाला एक पॉइंट बता रहा था जो इस क्वेश्चन में है। अब मेन इसका डायरेक्शन है। तुम देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इनमें से एक को पी ले लो, एक को क्यू ले लो, ठीक है, और फिर वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने तो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक क्या दे रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस। मुझे बताओ क्या हमें मालूम है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में होता है? मालूम है मुझे। तो जो रिजल्टेंट कहीं भी हो, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होगा ना। भले ही यहाँ पे तो एग्जैक्टली बीच में आ गया। एग्जैक्टली बीच में क्यों आ गया? क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बीच वाले एंगल को पूरा बाइसेक्ट कर देता है ना, एग्जैक्टली बीच में। तो यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन को आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें वो पॉइंट याद है तो हमें मालूम है कि जो वेक्टर सी बनेगा रिजल्टेंट, विच इज़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो ज़रूर एग्जैक्टली यही बनेगा।
तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट भी करूँ तो देखो ये ऐसे पैरेललोग्राम बन भी रहा है ना, ये ऐसा पूरा, ठीक है। यहाँ से लेके इधर ये पैरेललोग्राम है ना मेरा, और ये उसका डायगोनल जो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल गया 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तुम वो tan अल्फा वाले फॉर्मूले से भी ये पता कर सकते थे, इनमें से किसी भी एक को p मान लेते, दूसरे को q मान लेते, और जो भी tan अल्फा आता वो अल्फा किससे होता, p से होता। समझ आई बात? तो तुम्हें अपना आंसर मिल जाता, ठीक है। तो यह हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो इन क्वेश्चंस को अच्छे से, है ना। और कल के लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जय भारत।